नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक जानकारी सामने आई जिसमें बताया गया कि जो भारत के लोकपाल हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। यानी कि उनके पास जितनी भी कंप्लेंट्स जा रही हैं उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो भारत के भी करंट लोकपाल के जो चेयरपर्सन हैं, उनका नाम है जस्टिस एएम खानविलकर जी। उन्होंने रिसेंटली एक टेंडर निकाला है जिसमें उन्होंने 7 लग्जरी कार्स की डिमांड करी है। अब सोचिए, ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका काम है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर चेक रखना, उसमें करप्शन कहीं भी हो रहा है उसको रोकना। और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन, ये जो चेयरपर्सन है, ये खुद ही अपने लिए लग्जरी कार्स की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि पब्लिक मनी को सेव करने वाला इंस्टीट्यूशन खुद पब्लिक मनी का वेस्टेज कर रहा है। तो ये कितनी ज़्यादा एक दिक्कत भरी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हमें इसको समझना होगा। और लोकपाल एज अ इंस्टीट्यूशन, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसका क्या इतिहास है, क्या रेलेवेंस है हमारे समाज में, उसको भी हमें जानना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकपाल है, इसको पाने के लिए भारत की जनता ने 2012 से लेकर के 13 तक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन किया था। और तभी उसकी वजह से 2013 में भारत सरकार मजबूर हुई थी और तब जाकर के उसने एक लोकपाल एक्ट पास किया था। बहुत ज़्यादा रिलक्टेंटली पास किया था, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के लोगों ने संघर्ष करके इस एक्ट को पास करवाया। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि इस लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को भुला दिया गया है। लोकपाल का इंस्टीट्यूशन खाली पेपर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं बची है। और क्या क्या चुनौतियां ये इंस्टीट्यूशन फेस कर रहा है, हमें उसको भी समझना चाहिए। इस इंस्टीट्यूशन की पब्लिक डिस्कोर्स में आजकल बात ही नहीं होती है। कोई नहीं जानता कि भारत के लोकपाल का काम क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो हमें जानना होगा कि आखिर ये इंस्टीट्यूशन इतना शार्प डिक्लाइन में क्यों चला गया, इसकी इंटीग्रिटी पर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों खड़े हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि लोकपाल का पर्पस क्या है, लोकपाल का इतिहास क्या है, और भारत में किस तरीके से ये लोकपाल का इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा देश है वो एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है। और मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में जब भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं स्टेट के पास, तो वो स्टेट इनडायरेक्टली करता है अपने ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू। यानी कि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स की इंस्टीट्यूशन उसको खड़े करने पड़ते हैं, जिसके द्वारा वो वेलफेयर के काम और इनिशिएटिव्स को आगे ले जाता है। लेकिन वहीं ये जो इंस्टीट्यूशंस में बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी हैं तो ह्यूमन बीइंग ही, और इनके पास भी डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है इनमें। और इस डिस्क्रिशन की एब्यूज़ होने के चांसेस बहुत हैं। यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में करप्शन हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है। उसको चेक करने के लिए ये जो लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है, इसको क्रिएट किया गया था। अगर हम इस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री देखें तो ये स्वीडन तक जाती है। 1809 में पहली बार स्वीडन में इस लोकपाल का इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये वहां पर इसको ओम्बड्समैन बोलते हैं। ओम्बड यानी कि एक स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब होता है कि इस रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्समैन ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि ये जन प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर चेक रखता है ताकि वो करप्शन ना करें, लोगों के पैसों का दुरुपयोग ना करें और किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। इससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहता है, लोगों का विश्वास देश में बना रहता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लोकपाल का इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले तो स्वीडन में आया, फिर उसके बाद कई सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भी फैला, और न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने इस लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया। ओम्बड्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहला तो ये इंडिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव से, यानी कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होता, यानी कि मंत्री मंडल से इसका कोई संबंध नहीं होता। इसका काम होता है टू कंडक्ट इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, यानी कि निष्पक्ष होकर के इसको जांच करनी होती है। और स्वीडन में इसके पास सुओ मोटो पावर भी है, ताकि वो अपने इंस्टेंस पर भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करके ये देख सके कि कौन सा पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहाँ पर गलती कर रहा है, क्या वो करप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये स्वीडन में इसके पास ही पावर है। और स्वीडन में इसकी एक और जिम्मेदारी होती है कि जो कि ये रिपोर्ट करता है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को। ये जाकर के बताता है कि एक रिपोर्ट देता है और अपने काम का ब्यौरा देता है कि उसने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस को चेक किया और वहाँ पर ये कमी उसको लग रही है। अब हम देखते हैं कि भारत में किस तरीके से लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है, वो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके क्रिएशन का पर्पस क्या था और किस तरीके से वो क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ 1966 और से लेकर के 1970 तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठे, और इन्होंने पहली बार लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने की वकालत करी। सबसे पहली बात तो जो एआरसी ने रिकमेंड करी, उसने बोला कि जो लोकपाल हैं, दो तरीके के इंस्टीट्यूशन हम बताएंगे, दो तरीके की अथॉरिटी हम बनाएंगे, जिसमें जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल पर होगा और वो मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज की कंप्लेंट को सुनेगा सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। और वहीं जो लोकायुक्त है वो अदर हायर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को डील करेगा। जुडिशियल स्टेटस जो एआरसी ने रिकमेंड किया कि ये
किसी भी जुडिशियल फंक्शनरी के कंपैरिजन में होगा। इंडिपेंडेंस की बात करी, एआरसी ने बोला कि ये जो है ना, इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए और इसमें कभी भी कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और एक्सक्लूजन की बात करी कि इसमें एआरसी ने बोला कि जो जुडिशरी है उसको हमेशा लोकपाल के परव्यू से बाहर रखना चाहिए, यानी कि जुडिशरी पर कल को लोकपाल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। लेकिन स्वीडन में ऐसा नहीं है, स्वीडन में जुडिशरी भी लोकपाल के अंडर आती है। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड फाइनल इनेक्टमेंट कब हुआ इस एक्ट का। इसको क्या है कि कई बार पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाने की कोशिश करी गई, करीब 10 बार इसको पार्लियामेंट में लाया गया 1968 से 2011 तक, लेकिन हमेशा ये बिल लैप्स कर जाते थे, कभी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती थी या कभी किसी और कारण से ये बिल पास नहीं हो पाया। और अगर ये पास हुआ है तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कि मूवमेंट चला, उसी के तहत ये जाकर के 2013 में ये जो एक्ट है इसका क्रिएशन हुआ। अब हम देखते हैं कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, वो क्या है। सबसे पहला है कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, वो सेक्शन 3 में ले डाउन है। यानी कि जो लोकपाल है ये मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 मेंबर्स होंगे और एक चेयरपर्सन होगा। इसमें जो 50% मेंबर्स होंगे वो हमेशा जुडिशियल मेंबर्स होंगे और जो 50% मेंबर्स होंगे वो हमेशा समाज की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें एससी से मेंबर्स होंगे, एसटी से मेंबर्स होंगे, ओबीसी से मेंबर्स होंगे, माइनॉरिटीज होंगी समाज की और वुमेन भी होंगी। आइए देखते हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है लोकपाल की, वो कौन कौन होता है उसमें। वो डील करता है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, उसमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा होगा, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेटेड जज, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होगा जिसको नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट इन चारों की रिकमेंडेशन पर। अब देखते हैं कि जो पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन है लोकपाल की वो क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो ज्यूरिसडिक्शन जो है ये कवर करता है प्राइम मिनिस्टर को, यूनियन मिनिस्टर्स को और सभी तरीके के ग्रुप ABCD ऑफिशियल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको भी कवर करता है। इंस्टीट्यूशनल स्कोप क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फुली और पार्शली फाइनेंस्ड हैं, या फिर कोई भी ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाला इंस्टीट्यूशन है जो कि 10 लाख से ऊपर के फॉरेन कंट्रीब्यूशंस लेता है, वो भी इसके अंडर आते हैं। इन्वेस्टिगेटिव ओवरसाइट, यानी कि ये सुपरिटेंडेंस रखता है सीबीआई पर भी, जो भी केसेस रिफर्ड बाय लोकपाल होते हैं उसके ऊपर सीबीआई पर भी ये सुपरिटेंडेंस इसकी है। प्रोसिक्यूशन अगर हम देखें तो जो लोकपाल है वो पावर कन्फर्स लोकपाल विद द पावर टू ग्रांट सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोकपाल के पास ये पावर है कि वो सैंक्शन देगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन करने के लिए। टाइमलाइंस अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दे रखी हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपको 3 महीने में करनी होगी जो कि एक्सटेंडेबल है बाय 3 मंथ्स। इन्वेस्टिगेशन आपको करनी होगी 6 मंथ्स में विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेबल बाय 6 मंथ्स। ट्रायल आपको करना होगा 1 ईयर में विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइमलाइंस भी ले डाउन करी गई हैं इस एक्ट में। अब हम देखते हैं कि जो पनिशमेंट है वो क्या है। कोई भी अगर ऑफिशियल जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाया जाए तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इन्हांस्ड मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फ्रॉम 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स, यानी कि जो एक्ट है 2013 वाला, इसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो 7 साल दे रखा था मैक्सिमम पनिशमेंट करप्शन के लिए, अब वहीं उसको बढ़ा करके 10 साल कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो स्टैट्यूटरी ड्रॉबैक्स हैं और लिमिटेशंस हैं इस एक्ट की वो क्या है। सबसे पहला है कि जो लोकपाल हमारे भारत में जो क्रिएट किया गया 2013 के एक्ट के बाद, उसके पास कोई भी सुओ मोटो पावर नहीं है। स्वीडन में ऐसा नहीं है, स्वीडन में वो सुओ मोटो पावर भी रखता है, लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई भी सुओ मोटो पावर नहीं है, यानी कि वो अपने बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। हमेशा उसके पास हमेशा कंप्लेंट आनी चाहिए। दूसरा है स्टैट्यूटरी ड्रॉबैक है कि द फोकस ऑन कंप्लेंट फॉर्म, यानी कि कंप्लेंट के जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो फॉर्मेट है उस पर ज्यादा फोकस है रेदर देन ऑन सब्सटेंस। यानी कि जो लोकपाल है अगर उसके पास कोई भी कंप्लेंट दी जाती है तो वो देखेगा कि आपकी कंप्लेंट का स्ट्रक्चर तो ठीक है, सब्सटेंस पर उतना ध्यान नहीं जाएगा इसका कि क्या क्या एलिगेशंस करे गए हैं, उस पर उसका उतना ध्यान नहीं है। फोकस है कि फॉर्मेट कैसा है, और इसी की वजह बहुत ज्यादा जो कंप्लेंट्स हैं जो कि जेन्युइन होती हैं उनको ही डिसमिस कर देते हैं। डेटरेंट पेनल्टीज क्या है। Provisions for heavy penalty for filing false and frivolous complaints may intimidate and discourage genuine whistleblowers from coming forward, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एक पनिशमेंट दे रखा है। अगर कोई भी कल को मान लो कि कोई भी एलिगेशन लगाता है पब्लिक ऑफिशियल के ऊपर कि इसने करप्शन किया और मान लो कल को वो साबित नहीं हो पाता है तो उसको एक बहुत बड़ी सजा दी जा सकती है जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी थी। और इससे क्या होगा कि जो भी कोई जेन्युइन विसल ब्लोअर्स है वो आगे आने से हिचकिचाएंगे। नो एनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि अब आपको एनोनिमस आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, कंप्लेनेंट को अपनी डिटेल्स को डिस्क्लोज करना होगा कि किसने कंप्लेंट करी है।
लिमिटेशन पीरियड है, स्ट्रिक्ट 7 ईयर लिमिटेशन पीरियड इज इम्पोज्ड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स आफ्टर द एलिजिड ऑफेंस, यानी कि 7 साल के अंदर ही आपको कंप्लेंट करनी हो, उसके बाद करेंगे तो उस कंप्लेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। पीएम का जो इंक्वायरी प्रोसीजर है उसको बहुत ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट बना दिया गया और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इस एक्ट का। अब हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस है 2019 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 2013 में ये एक्ट क्रिएट हुआ, 2019 में पहली बार ये लोकपाल का नियुक्ति की गई और 2025 से आज तक हम देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या चुनौतियां हैं इस इंस्टीट्यूशन के सामने। सबसे पहला है कि जो कंप्लेंट्स इसके पास आज तक आई हैं वो ऑलमोस्ट 6,955 हैं, जब से लोकपाल ने अपना काम संभाला है 2019 से 2020 के बीच में। और सबसे ज्यादा अगर कंप्लेंट एट पीक पर रही है तो वो 2469 फ्रॉम 2022 टू 2023, यानी कि 2022 से लेकर के 2023 का जो साल था उसमें सबसे ज्यादा इसके पास कंप्लेंट आई हैं। लेकिन जो करंट ईयर कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई हैं, जिसमें केवल और केवल 233 कंप्लेंट्स इसके पास आई हैं। ये दिखाता है कि जो पब्लिक है उसका जो फेथ है इस इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा कोलैप्स करता जा रहा है, लोग आगे आकर के इसके पास कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। कंप्लेंट्स इन द फर्स्ट 4 years 6,264, 90% ऑफ द टोटल कंप्लेंट इसके पास हमेशा जो इस स्टार्टिंग में शुरुआत के 4 साल में ही इसके पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। अब हम देखते हैं कि जो मिनिमल इन्वेस्टिगेटिव एंड प्यूनिटिव एक्शन उन्होंने क्या क्या लिए हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उन्होंने उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो सबसे पहली बात है कि जितनी भी ये 6,955 कंप्लेंट्स आई हैं उसमें से केवल और केवल जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर करी है वो केवल और केवल 289 केसेस में करी है। 289 कंप्लेंट्स में इन्होंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही ऑर्डर करी है, यानी कि 6,955 में से केवल और केवल लगभग 300 कंप्लेंट्स में इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर करी है, जो दिखाता है कि 4.2% है इस पूरे नंबर का, जो कि एक आता है इनकी सीरियसनेस को क्वेश्चन करता है। प्रोसिक्यूशन कितने केसेस में ग्रांट किया है, देखिए 6,955 कंप्लेंट आई, जिसमें से केवल और केवल 7 केसेस में प्रोसिक्यूशन ग्रांट किया, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसीज एंड कंट्रोवर्सीज अगर हम देखें तो सबसे पहली बात है कि जो प्रोसिक्यूशन विंग है इस इंस्टीट्यूशन को, जो प्रोसिक्यूशन विंग ही है उसी को नोटिफाई किया गया जून 2025 में। 12 साल बाद जब ये कानून इनेक्ट हुआ उसके 12 साल बाद इसका प्रोसिक्यूशन विंग बना है। दिस रिफ्लेक्ट्स अ लैक ऑफ सीरियसनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन एस्टैब्लिशिंग कोर फंक्शंस, यानी कि आप किसी एक इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का जो प्रोसिक्यूशन विंग है वो 12 साल बाद आप इनेक्ट कर रहे हैं, 12 साल बाद उसको बना रहे हैं, तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें दिखाता है। एनुअल रिपोर्टिंग गैप अगर हम देखें तो ये जो एनुअल रिपोर्ट इसको अपलोड करनी होती है 2021 से लेकर के 2022 तक इसने कभी कोई एनुअल रिपोर्ट अपलोड ही नहीं करी है। दिस अंडरमाइंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन कर रहा है और पब्लिक के प्रति जो इनकी जवाबदेही है उसको भी क्वेश्चन करता है। ये एक लग्जरी कार टेंडर निकाला है अभी रिसेंटली, जो हमारे लोकपाल हैं उन्होंने 7 BMW 3 सीरीज की जो कार्स हैं वो इन्होंने इसका टेंडर निकाला है कि इनको 7 BMW गाड़ियां चाहिए। अब आप सोचिए ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका काम है कि किसी भी तरीके से जो पब्लिक मनी है उसका जो बेवजह खर्चा होता है उसको रोकना, लेकिन ये खुद ही अपने लिए 7 BMW गाड़ियां की डिमांड कर रहे हैं। तो ये कितनी एक दिक्कत भरी बात है और कितनी हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। अब हम देखते हैं कि जो लोकायुक्त है द स्टेट लेवल ओम्बड्समैन, उसका क्या स्टेटस है भारत में। तो जब लोकपाल एक्ट 2013 का आया था उसने ये मैंडेट किया था कि हर एक लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन विद इन 365 डेज आपको क्रिएट करना होगा। लेकिन जो लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट्स में इस लोकपाल एक्ट 2013 के बहुत पहले आ चुका है। सबसे पहला जो उड़ीसा स्टेट है उसने लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन पास किया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में इसको स्टैब्लिश किया गया सबसे पहली बार 1971 में। स्टेटस अगर हम देखें तो एज ऑफ 2013 21 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन, यानी कि 21 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है उसमें लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया गया है। अगर हम स्ट्रक्चरल वेरिएशंस एंड ज्यूरिसडिक्शन देखें तो देखिए कि जो स्ट्रक्चर है सम स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड कर्नाटका हैव बोथ लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त, वहीं अगर बिहार और उत्तर प्रदेश को देखें तो उसके पास केवल और केवल लोकायुक्त है। चीफ मिनिस्टर इन परव्यू, सीएम इज इंक्लूडेड इन द ज्यूरिसडिक्शन इन द स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात, यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सीएम के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है लोकायुक्त, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान में सीएम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है लोकायुक्त। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर हम देखें तो सम स्टेट्स इन्वेस्टिगेट ओनली एलिगेशंस ऑफ करप्शन वाइल महाराष्ट्र यूपी ऑल्सो इन्वेस्टिगेट ग्रीवियंसेस ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ स्टेट्स जो कि हैं जो केवल और केवल करप्शन के एलिगेशंस को सुनते हैं, वहीं अगर महाराष्ट्र और यूपी को अगर हम देखें तो वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कोई अगर अपनी ड्यूटीज को सही से परफॉर्म नहीं भी कर रहा है तो उसकी भी शिकायतें सुनते हैं।
सुओ मोटो पावर, ज़्यादातर स्टेट्स में जो लोकायुक्त है उसके पास सुओ मोटो पावर है, वो अपने बिहाफ पर भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है, लेकिन ये जो पावर है ये एंजॉय नहीं करी जाती है उसके द्वारा यूपी में, हिमाचल प्रदेश में और आसाम में। अब हम देखते हैं कि जो कंक्लूजन है इस पूरे डिस्कशन का, वो है क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता चला जा रहा है भारत की जनता में। भारत की जनता आजकल लोकपाल के इंस्टीट्यूशन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्स्ट्रा वैगन्स में इन्वॉल्व है, इनको बीएमडब्ल्यू गाड़ियां चाहिए हैं। मिनिमल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन का आउटपुट ही नहीं आ रहा है। सोचिए 7,000 कंप्लेंट्स लगभग आ रही हैं और उसमें से मात्र 7 केसेस में ये प्रोसिक्यूशन ग्रांट कर रहे हैं। तो कितनी एक दिक्कत भरी बात है हमारे समाज के लिए कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पब्लिक में भ्रष्टाचार को रोकना, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को चेक में रखना, किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अधिकारी के ऊपर अगर कोई कंप्लेंट आ रही है करप्शन की तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि जनता के अंदर जागरूकता हो। जिस तरीके से लोगों ने अपने अधिकार को समझ करके 2012-11 में एक आंदोलन करके एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया था, जनता कैसे भूल रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, जो लोकपाल हैं, ये उन्हीं के लिए बैठे हैं। यानी कि जनता का काम है इस तरीके के जो लोकपाल और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बनाना, और सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि सरकार का तो फेवर में ही है कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को वो साइलेंटली डाइल्यूट करते रहें, लेकिन हमारा ये काम है कि हमें सरकार से सवाल पूछना है, ये पूछना है उनसे कि आप इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को क्यों एम्पावर नहीं कर रहे हैं, और लोकपाल से भी सवाल पूछना है। पब्लिक डिस्कोर्स में आजकल लोकपाल की कहीं बात नहीं होती है, नहीं है। हमें एक अच्छा समाज बनाने के लिए पब्लिक ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए और लोकपाल की भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पहुंचे कि ये जो लोकपाल का इंस्टीट्यूशन है ये किस तरीके से क्रम्बल होता जा रहा है और किस तरीके से हमें इसको बचाना चाहिए, क्योंकि इसके बचने में ही इस देश का बचना है। अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं बचेगा तो पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन करेंगे और आम जनता कहाँ पर जाएगी अपना न्याय मांगने के लिए? आम जनता किससे शिकायत शिकायत करेगी अगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा? धन्यवाद।